अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का नाम है रूह अजीज और इस नावल को लिखा है आयशा मलिक ने। तो आगे शुरुआत करते हैं। मीर मैंने भी जाना है, उसे मिरर के सामने तैयार होते देख वो बोली थी कि शामिर शाह जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहा था, महरोश की बात सुनते उसने मिरर में ही उसे जबरदस्त घूरी से नवाजा था कि महरोश लपकाटती रह गई थी। हालत देखी है आपने अपनी। आज सुबह से इतनी तबीयत खराब है और आप कह रही हैं कि आपको मेरे साथ जाना है। कहीं नहीं जा रही आप, चुप करके यहीं बैठी रहे और मुझ पर यकीन होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी प्रिंसेस को। उसके सामने आते हुए उसके हाथ से अनाया को पकड़ते बोला जो उसके साथ कोर्ट जाने के लिए तैयार थी। नहीं मैं ठीक हूँ, तो सुबह तबीयत खराब थी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें आप लास्ट टाइम भी नहीं लेकर गए, इस बार मुझे आपके साथ जाना है। अनाया को मैं संभाल लूंगी, प्लीज मीर। चेहरे पर बेचैनी के असरात लिए वो उसके सामने खड़ी हुई बोली थी। आज अनाया उसके साथ जा रही थी और महरोज का दिल घबरा रहा था, इसलिए वो जिद किए खड़ी शामिर शाह के साथ जाना चाहती थी। जबकि आज सुबह से उसका दिल घबरा रहा था, सर भी भारी था हो रहा था, जिसकी वजह से शामिर शाह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। और दूसरी वजह वहां पर ताबिश का होना था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और बच्ची पर उस घटिया इंसान की गंदी नजर भी पड़े। लेकिन अनाया का जाना जरूरी था, जबकि महरोज को वो लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन महरोज के चेहरे पर छाई बेचैनी और अनाया के लिए परेशानी देखते वो सोच में पड़ गया था। प्लीज नमीर, मुझे अपनी बेटी के साथ जाना है। उसकी आंखों में वाज़ेह परेशानी झलक रही थी कि वो इल्तिजाइया अंदाज में बोली थी। ठीक है रोशी जान, मैं भी जाता हूँ, आप फिर 1 घंटे तक मेहराब के साथ अनाया को ले आइएगा, मैं मेहराब को जाता हुआ कह दूंगा। उसके माथे पर बोसा देता हुआ अनायक उसकी बाहों में पकड़ाता उसके लिए दोनों गालों पर लब रखता हुआ बोला था, 1 मिनट यहीं खड़े रहे। इसे यहीं पर रुकने का कहते वो मुंह में आकर कुर्सी पड़ती ऊपर होती उसके ऊपर फूंक मारी थी कि शामिर शाह उसी के अंदाज पर दिलकशी से मुस्कुरा दिया था और दोबारा से झुकते उसके माथे पर लब रखते वो रूम से बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया था। ये क्या बकवास की है तुमने कोर्ट में। उसके फोन उठाते ही मुकाबिल उस पर डाला था कि ताबिश ने फोन को साइड पर करते अपने कान को मसला था और इस तहजाई अंदाज में मुस्कुराता दोबारा से फोन कान को लगाया था। ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगा। समझ आई मेरी बात और आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। वो भी दबे दबे लहजे में गुस्से से कहते खटक से फोन बंद कर गया था कि दूसरी जाने मुकाबिल मुज़्ज़ब्त से मुठ्ठियां भींचता रह गया था। मैं देख लूंगा तुम सबको, और शमीर शाह को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो दबे दबे लहजे में कहता पास पड़ी हुई चेयर को टांग मारते जमीन पर गिरा चुका था, जबकि ताबिश अब कोर्ट से निकलता हुआ बाहर की जाने बढ़ रहा था। आ जाए भाभी। अनायक अपने हाथों में पकड़े वो महरोज की जानिब का दरवाजा खोलते से अपने साथ लिए आगे की जानिब बढ़ा था, जब सामने ही उसने शमीर शाह उन्हें सीढ़ियां उतरता हुआ दिखाई दिया था कि मेहराब होने लिए उनकी जानिब बढ़ा। क्या बना लाला, मेरा बेताबी से बोला। शामिर शाह मुस्कुराया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग में हमारे हक में फैसला होगा। उसके हाथ से अनाया को पकड़ते हुए बोला था कि महरोज के से बेचैन दिल को राहत मिली थी। बाबा। अनाया उसकी भीड़ पर हाथ जमाती ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए बोली थी कि वहां से जाते हुए ताबिश के कदम ये आवाज सुनते थमे थे। दिल शिद्दत से धड़का था। ताबिश को फिर से अपने कानों में ये आवाज सुनाई दी थी। पांव जमीन में जकड़े गए थे। दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि ताबिश को लगा वो अभी बाहर निकल आएगा। जी बाबा की जान, बाबा की प्रिंसेस, बाबा की जिंदगी। उसके माथे पर अपना लम्स बिखेरते वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला कि ताबिश ने झटके से गर्दन मोड़ते देखा तो उसे लगा वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। सामने ही शामिर शेख मासूम सी गुड़िया को ऊपर की जानिब उछालते उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर रहा था कि उस गुड़िया को देखते ताबिश को अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस हुआ था। बिना पलक झपकाए वो फूले हुए गालों वाली ग्रे आंखों वाली मासूम से नाजुक सी गुड़िया को देख रहा था। बाबा। वो जोर से हंसते खिलखिलाटे मारती हुई हर किसी को अपनी जाने मुतवज्जो करवा गई थी, जबकि ताबिश को लगा उसकी आंखें नम हुई हैं। एक अजीब सा एहसास था जो दिल में डर आया था। क्या वो उससे की बेटी थी, उसका खून? लेकिन उसकी थी तो वो बाबा किसी और को क्यों कह रही थी। उसे नजरें हटाते ताबिश की निगाहें इसके साथ ही मुस्कुराती निगाहों से अपनी बेटी और अपने शोर की जानिब देखते हुए महरोश पर ठहरी थी कि ताबिश ने एकदम नफी में सर हिलाया था। नहीं, वो उसकी बेटी नहीं थी, वो महरोश की बेटी थी। वो महरोश और शामिर की बेटी थी। रोशी जान, कैसी तबीयत है बाप की? अगर नहीं ठीक तो हम यहीं से हॉस्पिटल चलते हैं। महरोश को देखते वो उससे अपने सार में लेते साइड हक करते उसके हल्के जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए बोला था कि महरोश सुर्ख पड़ते हल्का सा मुस्कुराते हुए नाम में सर हिलाया था। सबके सामने उसके हरकत पर दर्द चेहरे पर सुर्खियां सी घुली थी।
जबकि मेहराब खांसते हुए एक साइड पर हो गया था। शामिर शान से बुरी तरह से घूरा था। वहीं पर ताबिश की आंखों में अजीब सा तासुर दर आया था। वो नफी में सारे हिलाते उल्टे कदम वहां से पीछे की जाने बढ़ गया था। वो सिर्फ शामिर और महरोश की बेटी थी, सिर्फ उसकी। उसे कोई हक नहीं था उनके बीच आने का, वो हक रखता ही नहीं था। उसने तो पैदा होने पर अपनी बेटी को देखा तक नहीं था, तो अब वो कौन सा हक रखता था उस पर? नहीं, वो शामिर शाह की बेटी थी, वो उसे अपना बाबा कह रही थी। ताबिश ने देखा था शामिर शाह के लहजे में अपनी बेटी और बीवी के लिए मोहब्बत। उसे अब खुद पीछे हटना था, और वो हटेगा क्योंकि वो एक फैमिली के बीच कभी नहीं आ सकता। ये आपने इतनी तेज खुशबू क्यों लगाई है? मेरा दिल खराब होने लग गया है। अपने नाक पर हाथ रखे हुए एक ठंडे पड़ते जिस्म के साथ बोली थी। शामिर जो बेड पर बैठा सामने लैपटॉप खोले तेजी से उस पर उंगलियां चला रहा था। साथ ही उसकी अनाया सोई हुई थी। महरोश की बात पर उसने चौंक कर देखा था, लेकिन उसके चेहरे की जानिब देखते वो हकीकतन परेशान होता उसके जाने बढ़ा था। रोशी जान, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? उसके दर्द पड़ते चेहरे और माथे पर आए पसीने के कतरों को देखते वो इस तरह भी कैफियत में परेशानी से बोला था। जब महरोश एक झटके से वहां से उठती, अपने चेहरे पर हाथ रखते वॉशरूम की जाने भागी थी। शामिर शाह के पांव के नीचे से जमीन खिसकी थी, माथे पर बल डले और डाले वो तेजी से कदम उठाता उसी के पीछे वॉशरूम की जाने बढ़ा, तो सामने ही वो निढाल थी बेसन पर झुकी गहरे गहरे तेज सांस ले रही थी। चेहरे पर जर्दियां घुली हुई थी। शामिर शाह उसकी हालत देखता जल्दी से उसकी जाने बढ़ा था। रोशी जान, क्या हुआ आपको? उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे हुए उसकी नम आंखें साफ करता हुआ परेशानी से बोला था कि महरोश ने उसके सीने पर सर रखा था। आपने इतनी तेज खुशबू लगाई है, इसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग हुई है, नम आवाज के साथ वो बोली थी। जबकि शामिर शाह ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा, जो अब खुद ही उसके सीने से लगी उसकी खुशबू में सांस ले रही थी। जोशी जान, मुझे लगता है मैं डॉक्टर पास जाना चाहिए, आपकी तबीयत मुझे 2-4 दिनों से ठीक नहीं लग रही। शामिर शाह ने उसके सर को सहलाते परेशानी से कहा था। उसने वाकई ही नोट किया था कि महरोश का दिल अब बुरी तरह से घबराने लगता था। पल में वो ठीक हो जाती थी और पल में हाथ पांव बर्फ की माने ठंडे पड़ जाते थे, और ये बात शामिर शाह के लिए इंतहाई परेशान कुन थी। वो इन दोनों केस में इतना बिजी हो गया था कि महरोश पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। कल उसके केस का आखिरी दिन था और आज महरोश की हद से ज्यादा खराब तबीयत ने उसके औसान खता कर दिए थे कि वो परेशान होकर रह गया था। जबकि महरोश ने उसकी बात सुनते नफी में सर हिला था। नहीं, मैं ठीक हूँ, अब आप परेशान नहीं हो और अपने केस पर ध्यान दें। कल आपके केस का आखिरी दिन है, वो नकाहत ज़दा आवाज के साथ बोली थी रोशी जान, लेकिन मैं आपकी तबीयत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। शामिर शाह ने उसका सर सीने से बाहर निकालते हुए उसके जर्द पड़े चेहरे की जानिब देखते कहा था कि महरोश हल्का सा मुस्कुराई थी। अब अगर तबीयत खराब हुई फिर हम डॉक्टर पास चलेंगे, पक्का। अभी आप काम करें। अपनी एड़ियां ऊपर उठाकर उसके माथे पर लब रखते बोली थी कि शामिर शाह ने उसके लम्स पर सुकून से आंखें मूंदी थी, जबकि वो अपना लम्स छोड़ती उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। अगर ऐसी मुझ पर मेहरबानियां करेंगी तो किस काफर का काम में दिल लगेगा? उसकी कमर पर हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए भारी गंभीरता आवाज में बोला था कि महरोश ने उसके सीने से सर उठाए, आंखों को रोल करते उसे घूरा था। ना करें रोशी जान, ना करें। आपकी अदाएं बुरी तरह से मुझे बहका रही हैं, जो कि मैं अभी ये केस छोड़कर आप में गुम होता बहकना नहीं चाहता। तो आपकी भलाई इसी में है कि आज की रात आप मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहें, वरना मैं सब कुछ भलाई अच्छी तरह से आपका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। एक हाथ उसकी कमर पर जमाए, जबकि दूसरा हाथ से उसके बालों को पीछे से पकड़े उसका सर थोड़ा ऊंचा करते महरोश के बालों में चेहरा छुपाते उसकी खुशबू नहील करते वो मध्यम भारी गंभीरता आवाज में बोलता। महरोश के औसान खता कर गया था कि महरोश का चेहरा पल में सुर्ख पड़ा था। कुछ देर पहले चेहरे पर छाई हुई दर्दियों में अब सुर्खियां घुल गई थी कि वो अपने दोनों हाथ शामिर शाह के सीने पर रखते अपने और उसके दरमियान फासला कायम कर गई। आप काम कर ले, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। खुश्क पड़ते लबों को तर करते हुए जल्दी से बोली थी कि शामिर ने सर उठाए सुर्ख होती आंखों के साथ उसकी जानिब देखा था कि उसकी सुर्ख आंखों को देखती धड़कते दिल के साथ जल्दी से सर झुका गई थी। आपका यहाँ से जाना ही बेहतर है। उसके माथे पर लब रखे वो उसे छोड़ गया था कि महरोश फौरन से वहां से निकली थी, जबकि शामिर शाह बालों में हाथ फेरता सर झटक कर रह गया था। कल उसके केस की आखिरी डेट थी। शामिर शाह को पूरा यकीन था कि वो ये केस जीत जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से वो वकील के साथ मिलकर मुकम्मल तैयारी कर रहा था। अल्लाह ताला तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बने। आज उसके केस का आखिरी दिन था कि वो लॉन्च में मौजूद सबसे मिल रहा था, जिस पर दादी अपने पोते को गले लगाते उसे ढेरों दुआएं दे रहे थे। शामिर शाह के साथ आज राफी और मेहराब जा रहे थे। कहा तो महरोश ने भी था, लेकिन आज वो उसकी तबीयत की वजह से आंखें दिखाते सख्ती से मना कर गया था कि महरोश भी मुंह बसूरती रह गई थी। लाला, अनाया हमारे साथ जाएगी। राफे ने अनाया को पकड़ते हुए लॉन्च के दरवाजे की जानिब बढ़ते कहा था कि अनाया ने छोटी आंखें करके अपने चाचुओं को घूरती अपने बाजू शामिर की गर्दन में हायल कर गई थी कि शामिर के होठों पर मुस्कुराहट दर आई थी।
वहीं पर आकर मेहराब कलस कर रह गए थे। अच्छा जाते हुए तुम लोग पकड़ लेना, अब मुंह ना बनाओ और जल्दी से चलो। इन दोनों को मुंह बनाते देख शामिर शाह मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोलता लॉन्च का दरवाजा पार कर गया था, जबकि वो दोनों भी छोटी सी अनाया को घूरते उसके पीछे ही चल दिए थे। महरोज उनके जाते ही वहीं सोफे पर बैठ गई थी और उसे अब याद आया था कि शामिर शाह भेजते वक्त उसने इस बार आयत कुर्सी पढ़कर उस पर नहीं पहुंची थी कि यकदम से ही महरोज का दिल घबरा सा गया था। शामिर शाह जब भी जाता था वो लाजमी उस पर आयत कुर्सी पढ़कर फूंकती थी, लेकिन आज वो अफरा तफरी में भूल गई थी और ये बात महरोज का दिल बुरी तरह से धड़का गई थी। चेहरे पर परेशानी के असरात डर आए थे कि वह थके हुए कदमों के साथ वहां सूरती सीढ़ियों की जाने बढ़ती ऊपर अपने रूम की जाने बढ़ गई थी। दिल में बोझ सा डर आया था और ये बोझ तब तक रहना था जब तक शामिर शाह अनाया को लिए इसके सामने ना आ जाता। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुंह में बुड़बुड़ाती वो अपने रूम में जा बंद हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। शामिर शाह के जाने के बाद वो सब लोग तब से लॉन्च में ही बैठे हुए थे। हरीश शाह फोन पर उनसे कनेक्टेड था जब लॉन्च में भारी मर्दाना आवाज गूंजी थी कि हरीश शाह के साथ साथ ही सबने चौंकते हुए आने वाली हस्ती को देखा था और अपने सामने अरहम लगारी को देखते दनक फराल और दुलाज के दरमियान बैठी वरीशा की आंखें हैरत से फैली थी। मुंह खोले हैरानगी से उसने अपने सामने ब्लैक पैंट शर्ट पहने, उसके ऊपर ब्लैक ही कोट पहने, चेहरे पर संजीदगी लिए सुर्ख आंखों के साथ अपनी पूरी वजीहा पर्सनैलिटी के साथ खड़े हुए अरहम लगारी को देखा था। इस हफ्ते में यकदम से इतना सब कुछ हो गया था कि वो ये बात तो भूल ही गई थी कि अरहम लगारी ने कोई उसे टाइम भी दिया था जिसके खत्म होने में उसने एक हफ्ता कहा था, और आज शायद वो एक हफ्ता खत्म हो गया था जो वो उसके सामने खड़ा था। जबकि अरहम लगारी को देखते फराल के माथे पर बल नमूदार हुए थे। लब भी तो उसने हरीश की जानिब देखा था, जबकि हरीश शाह के माथे पर उसे देखते ही एकदम से शक्लें नमूदार हुई थी। आंखों में गुस्से की रमक दर आई थी कि सुर्ख चेहरे के साथ मुठियां भींगते अरहम लगारी की जानिब देखने लगा था। अस्सलाम वालेकुम दाजी। दाजी की जानिब बढ़ते उनके सामने सर झुकाते हुए बोला था। दाजी ने खुश मिजाजी से उसके सर पर हाथ फेरा था कि अरहम उनके साथ साथ जुरैद शाह और बलाश शाह से भी मिला था। दाजी मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ और उसको ले जाने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। बिना कोई तमहीद बांधे वो सीधा मुद्दे पर आया था कि वरीशा का दिल तेजी से धड़का था। वो अभी तक फटी हुई निगाहों से उसे देखती खुद को यकीन दिला रही थी, जबकि उसकी बात सुनते हरीश का जब्त से बुरा हाल हुआ था। बेटा जी तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इमानत है, जब चाहे उसे ले जा सकते हो। हम कौन होते हैं आपको इजाजत देने वाले? दादी मुस्कुराते हुए बोले थे कि अरहम लगारी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी और वहीं पर हरीश एक झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ था कि हरीश के खतरनाक तेवर देखते सब अपनी अपनी जगह से खड़े हुए थे, जबकि वरीशा का दिल बुरी तरह से धड़का था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हवेली में कदम रखने की और यहाँ आकर वरीशा को ले जाने की? जबड़े भींगते वो खूनख्वार तासुरात चेहरे पर सजाए उसका गिरेबान पकड़े गुस्से से धाड़ा था कि अरहम लगारी ने सख्त नजरों से अपने सामने खड़े शख्स को देखते मुठियां भींची थी और एक नजर लड़कियों में खड़ी बुरी तरह से कांपती हुई वरीशा को देखा था कि अरहम लगारी ने सख्ती से आंखें बंद करते खोली थी और संजीदगी से अपना मजबूत हाथ हरीश शाह के हाथों पर रखते उन्हें अपने गिरेबान से हटाया था। तुमसे निपटने के लिए सारी उम्र पड़ी है, लेकिन इस वक्त फिलहाल मैं यहाँ अपनी बीवी को लेने आया हूँ, तो बेहतर यही है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहते हुए उसकी आंखों में देखते हुए दबे दबे लहजे में बोला था कि सभी परेशान होते इन जनों की जानिब देखने लगे थे। हरीश और फराल के अलावा वहां खड़ा हर शख्स अरहम लगारी के बारे में फकत इतना जानते थे कि वो वरीशा का शोर है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं था। और अब हरीश शाह को इस पर गुस्सा करते देख वो सभी शॉक्ड से खड़े थे। दादी खुद समझने की कोशिश कर रहे थे। कौन सी बीवी? हाँ कौन सी बीवी? तुम्हारी बीवी अब मेरी बहन है जो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो बेहतर यही है कि आजाद कर। हरीश शाह अपने लफ्जों पर जोर देते हुए चिल्लाते हुए अभी अपनी बात मुकम्मल करता जब अरहम लगारी उसकी बात समझता धारा था। आंखों में लहू रंग की सुर्खी दर आई थी। उसकी बात पर दिल मुट्ठी में आया था, जबकि पूरा बदन अंगारों पर जलता हुआ महसूस हुआ था। कहर बरसाती नजरों से उसने वरीशा की जानिब देखते हरीश शाह को देखा जो स्पाट नजरों से उसके तासुरात ही जांच रहा था। वो मेरी बीवी है, मेरी अरहम लगारी की, और तक क़यामत तक वो मेरी ही रहेगी। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अल्लाह के सिवा कोई और उसे अरहम लगारी से दूर कर सकता है, फिर चाहे वो खुद भी क्यों ना चाहती हो। एक झटके से हरीश शाह का गिरेबान पकड़ते वो हरीश शाह की आंखों में आंखें गाड़े दांत पीटते उसके चेहरे पर गुराते आखिर में वरीशा को खूनख्वार निगाहों से भी देखा था। इसकी निगाहों में भस्म कर देने वाली लपक देखते बेसाख्ता वरीशा लरज उठी थी। दिल मुट्ठी में दर आया था। तो मैंने इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरबान पकड़ने की? हाथ का मुक्का बनाते भी उसका जबड़ा हिलाता जब जल्दी से वरीशा उनके बीच आती अरहम के आगे खड़ी होती, नम आंखों के साथ हरीश को देखती नफी में सर हिलाने लगी थी कि हरीश
کہ हरीश लब भींगता हाथ नीचे गिरा गया था। वहीं अरहम ने अपने सामने अपनी निढाल बनी खड़ी वरीशा को सख्त निगाहों से घूरा था। जितना टाइम देना था दे लिया, अब चलो तुम मेरे साथ। मजीद यहाँ ठहरने का कोई जवाब नहीं बनता। अपने सामने दोनों जानब मुंह किए खड़ी वरीशा को हाथ अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लेते हुए मजबूत अंदाज में बोलता अभी वहां से निकलता जब फराल बोली थी, आप वरीशा को इस तरह जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते, जबकि इसकी रजामंदी भी शामिल नहीं है। वो वरीशा का हाथ पकड़े संजीदगी से सख्त अंदाज में बोली थी कि अरहम के कदम रुके थे। कदम मोड़ते, आईब्रो उचकाते वरीशा की जानब देखते जैसे तस्दीक चाहिए थी कि क्या वाकई उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। जबकि वरीशा अरहम को खुद की जानिब तकते पाकर फौरन से हड़बड़ाते हुए सर झुका गई थी। ये मेरी बीवी है और बीवियां अपने शोहरों के घरों में ही अच्छी लगती हैं। बाकी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे साथ रहने में खुश है या नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के सामने अपनी बीवी से इसकी रजामंदी पूछ लेता हूँ। वो वरीशा पर निगाहें जमाए फराल से मुखातिब हुआ था। वो वरीशा पर निगाहें जमाए फराल से मुखातिब हुआ था कि वरीशा ने उसकी बात सुनते हुए साख्ता थूक निकला था और सहमते हुए अरहम की जानिब देखा था, जिसकी आंखों में उसके लिए वाज़ेह वार्निंग थी कि वरीशा गलत तर्क करते बोलने के लिए लब वाक किए थे। मैं अपने हाथ पर अरहम की सख्त गिरफ्त महसूस करते हुए लब भींचती कपाते लबों से दोबारा बोली थी, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। आंखें बंद करती हुए जल्दी से एक ही सांस में बोली थी कि अरहम के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट छुपे देखकर गायब हो गई थी। वहीं पर फराल ने हैरानगी से वरीशा की जानिब देखते उसका हाथ छोड़ दिया था। वरीशा ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा जो उसे बुरी तरह से घूर रही थी। कि वरीशा ने निचला होंठ बाहर निकालते मासूम उसकी जानिब देखा था। बेसाख्ता से कुछ दिन पहले का वाकया याद आया था जब वरीशा उसके रूम में आया था। आप कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, आए बैठे। हरीश शाह को अपने रूम में देखती वरीशा हिचकिचाते हुए बोली थी कि हरीश शाह मुस्कुराता उसके सर पर हाथ रखता उसके रूम में दाखिल हुआ था और सामने पड़े हुए सोफे पर जा बैठा था। बच्चे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उसने बिना तमहीद बांधे कहा था कि वो पूरी तरह से नर्वस पड़ी थी और बेड पर जा बैठी थी। जी अदा, कहें क्या बात करनी है आपको? उंगलियां मरोड़ते वो बोली थी। गुड़िया, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आया हूँ, बाकी फैसला आपका ही होगा। लेकिन वो क्या है ना कि इंसान गुस्से में अपनी ही जिंदगी के साथ बहुत गलत कर जाता है, जिसका अंदाजा उसे वक्ती तौर पर नहीं होता, लेकिन जब होता है तो तब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। और मैं नहीं चाहता मेरी गुड़िया जल्दबाजी में या गुस्से में कोई गलत फैसला करे। आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? उसकी नरम संजीदा सी आवाज गूंज रही थी कि वरीशा ने बेसाख्ता ही हाँ में सर हिलाया था तो हरीश मजीद बोला था, मैं जानता हूँ अरहम अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उस दिन मैंने पहली दफा उसकी आंखों में आपके लिए जुनून देखा था। और फिर जिस शख्स से आपका दिल वाबस्ता हो जाए उसे खोने का डर ही मार देता है। वो उस शख्स को किसी कीमत पर नहीं खो सकता। अरहम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो आपको खो नहीं सकता था, इसलिए उसने वो सब छुपाया जो वो गलतफहमी में कर चुका था। वो अब आपको अपनी जिंदगी से जुदा नहीं कर सकता है, इसलिए उसने ऐसा किया, जिसकी सजा आप उसे देकर भी आ चुकी हैं। एक ऐसा शख्स जो आपको देखकर जीता हो और आपको देखकर सांस लेता हो, जब वो नजर ना आए तो जिंदगी तंग लगने लगती है। और आप उसे ये सजा देकर आई हैं, लेकिन ये सजा इतनी ज्यादा तवील ना करिएगा कि बाद में आपको पछताना पड़े। और ये तो हरगिज मत सोचिएगा कि मैं आपको इस कमीने की सफाई दे रहा हूँ, हरगिज नहीं। बस अपनी गुड़िया को समझा रहा हूँ कि वह नादानी में कोई गलत फैसला ना करे। बाकी आप जो भी फैसला करेंगी मैं आपके साथ हूँ। उसे समझाते समझाते वो आखिर में अरहम के नाम पर दांत पीसते बोला था, जबकि वरीशा ने नम आंखें उठाकर अपने अदा की जानिब देखा था। दिल शिद्दत से भर आया था। उसे रोते देख हरीश शाह अपनी जगह से बुखलाते हुए उठा। गुड़िया, रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलत अल्फाज बोले गए तो मैं माजरत करता हूँ, आप रोए नहीं। नहीं अदा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उसकी आंखों के सामने बेसाख्ता अरहम का गिड़गिड़ाना याद आया था, जबकि हरीश उसकी बात पर मुस्कुरा उठा था। चले रोए नहीं, अभी कौन सा आपने कोई गलत फैसला किया है? अभी टाइम है और फैसला भी आपके हाथ में है। अच्छे से सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। मैं चलता हूँ। उसके सर पर हाथ रखे वो उसे नरमे से कहता अभी वहां से बाहर की जानिब जाता, जब उसे अपने कानों पर वरीशा की आवाज पड़ी, थैंक यू अदा। वरीशा मुस्कुराया था और हाँ में सर हिलाता उसके रूम से बाहर निकल गया। वरीशा ने तशक्कुर भरी निगाहों से हरीश की जानिब देखा था, जिसने मुस्कुराते उसे देख हाँ में सर हिलाया था। गोया उसे उसका फैसला अच्छा लगा था। सुन लिया होगा आप सब ने मेरी बीवी का फैसला, तो यकीनन अब हमें जाने की इजाजत भी देंगे। अरहम हरीश शाह की जानिब देखते लफ्जों को चबाते हुए बोला था कि हरीश ने खूनख्वार नजरों से उसे देखते निगाहें फेरी थी। वरीशा ने उसके अंदाज पर मुस्कुराहट जब्त करते सर झुकाया था। जी बेटा, आपकी ही बीवी है, ले जाइएगा, लेकिन हम आपको खाना खिलाए बिना नहीं जाने दे सकते, दाजी ने कहा। तो हरीश ने कड़े तेवरों से अरहम को घूरते दाजी को देखा।
जिसे जैसे उसे दाजी की बात पसंद नहीं आई। कम अज कम वो शख्स को तो अपनी हवेली में नहीं देख सकता था। नहीं दाजी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें लेट हो रही है, हमें चलना चाहिए। अरहम ने इनकार करना चाहा था। नहीं पुत्र, आप पहली दफा हमारे घर आए हो, बच्ची को ले जा रहे हो, तो खाना खाए बिना नहीं जा सकते। दादी के दोबारा से कहने पर उस बार अरहम इनकार नहीं कर सका था, जबकि हरीश शाह उसे कड़े तेवरों से देखता, सोफे पर बैठता, दोबारा से अपने फोन की जाने मतवज्जह हुआ था। वहीं पर अरहम भी इसके सामने ही टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। हरीश ने उसके अंदाज पर उसे सुर्ख होती आंखों के साथ लब आपस में पेवस्त करते देखा था। अरहम उसे इग्नोर किए दाजी के साथ बातों में मसरूफ हो गया था कि हरीश सुलग कर रह गया था। वहीं महरोज के अलावा सब लड़कियां वरीशा को लिए उसके रूम की जाने बढ़ी थी, जबकि महरोज सुबह से अपने रूम में ही बंद थी। लाला जान, मेहराब ने से जोर से गले लगाते शिद्दत से पुकारा था कि शामिर शाह ने मुस्कुराते हुए मजबूती से उसके गिर्द हिसार बांधा था। आंखों में हल्की सी नमी दर आई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही जज ने अपना फैसला सुनाया था, जिस पर अनाया शामिर शाह और महरोज को देने का फैसला किया था कि वो तीनों को जब्त से मुट्ठियां बंद किए सांस रोके बैठे थे। ये सुनते ही दिलों को सुकून सा मिला था। राफिर मेहराब शाह का बस नहीं चल रहा था, वो यहीं पर भंगड़े डालना शुरू कर दे। अब वो कोर्ट से बाहर खड़े बारी बारी शामिर शाह से मिल रहे थे। जब शामिर शाह ने नम आंखों के साथ राफे की गोद में मौजूद अनाया को पकड़ते जोर से अपने सीने में भींचा था, उसकी जिंदगी में दाखिल होती उसकी जिंदगी बन गई थी। शामिर शाह के जीने की वजह बन गई थी। वो उसकी बेटी थी, सिर्फ और सिर्फ शामिर शाह, जिसे वो किसी सूरत किसी और को नहीं दे सकता था, चाहे उसके लिए उसे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़ता। बाबा की प्रिंसेस, बाबा लव यू सो मच, बाबा की जान। उसके कान में सरगोशी करते उसके माथे पर शिद्दत से लब रखे थे कि अनाया के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी कि बेसाख्ता उसने भी अपने होंठों का भीगा सा लम्स शामिर शाह के माथे पर छोड़ा था। शामिर शाह के पूरे बदन में सरशारी दौड़ी थी। वही उनके करीब आते ताबिश ने जो मंदिर बघौर देखा था, आंखों की पतलियां साकित हुई थी। उसके कदम आगे उठने से इनकारी थे। गहरी गहरी 3-4 सांसें भरते उनकी जाने बढ़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना मैंने तुम्हें, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तो शक्ल गुम करो अपनी। ताबिश को अपने सामने देखते शामिर शाह नायक को अपने सीने में छुपाता दबे दबे लहजे में भंकारा था कि राफी और मेहराब ने चौंकते हुए रेशा को और फिर उसके सामने खड़े ताबिश को सुलगती निगाहों से देखा था। मुझे तुम्हारे ये पैसे लौटाने थे। बिना एक भी नजर अनाया के वजूद पर डाले वो संजीदगी से उससे की जाने पैसों का वही ब्रीफ केस बढ़ाते बोला था कि शामिर शाह ने चौंकते हुए उसकी जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर आज उसे अजीब से तासुर देखने को मिले थे। उसकी आंखों में आज तड़प थी, बेचैनी थी। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद तुम्हें अपनी बेटी सौंपता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इसके लिए अच्छा बाप नहीं बन सकता था। और वो इंसान क्या ही अच्छा बाप बन सकता है जिसने पैदा होते अपनी बेटी को देखा तक नहीं। लेकिन आज मैं इसको जिंदगी में एक चीज दे रहा हूँ, इसे तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी को सर आंखों पर बिठा कर रखोगे, उसका मांगा बाल भी किसी को नहीं दोगे, और मैं सिर्फ तुम्हें इसे देने के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट है, जब ये बड़ी हो जाए तो इसे मेरे बारे में ना बताना। मैं नहीं चाहता कि बड़ी होकर ये मुझसे नफरत करे। बस ये एक बात मान लेना, मेरी और आपसे मैं तुम लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। अल्लाह हाफिज। ब्रीफकेस उसे देते हुए एक नजर भी अनाया पर डाले बगैर टूटे हुए लहजे में सब कहता वहां से निकलता चला गया था। और शामिर को लगा उसने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। हैरानगी से उस शख्स को जाते हुए देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम रोशी जान, आपके लिए गुड न्यूज है। ड्राइविंग करते वो मोहब्बत से चूर लहजे पे बोला था। रग रग में आज खुशी समाई हुई थी, जो उसकी आवाज में भी वाज़ेह झलक रही थी कि महरोश बेचैन हुई थी। जबकि अनाया शामिर शाह की गाड़ी के पीछे ही राफी और मेहराब की गाड़ी में मेहराब के जबरदस्ती पकड़ने पर उनके हाथ उनके साथ थी। हम ये केस जीत गए हैं, मैंने अपना वादा पूरा कर दिखाया है, प्रिंसेस को मैंने कहीं नहीं जाने दिया। अंदाज में वाज़या खुशी झलक रही थी कि महरोश की आंखों से आंसू निकला था। वो वहीं सोफे पर ढह सी गई थी कि शामिर शाह फोन से ही उससे किसी की सुनता परेशान हुआ था। 1 मिनट से पहले अपने आंसू साफ करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्ती से बोला था। मुकाबिल को जब पता था कि उसके आंसू मुकाबिल की कमजोरी है तो क्यों छोटी छोटी बात पर बहाती थी कि महरोश उसकी बात सुनते हिचकी भरते भरते अपने आंसू साफ कर गई थी। आप जल्दी आए मीर, आपके लिए मेरे पास भी एक सरप्राइज है। वो गहरी सांस भरते होठों पर मुस्कुराहट सजाए आहिस्ता सी मध्यम आवाज में बोलती दूसरी जानिब मुकाबिल का दिल धड़का गई थी। कैसा सरप्राइज? उसकी बात सुनते वो हैरत से बोला था। वो पहली दफा उसको सरप्राइज देने का कह रही थी। शामिर की हैरत बनती थी। जल्दी से आए ना, फिर आपको बताऊंगी। सर झुकाए लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो बोली थी कि शामिर शाह ने गहरा सांस लिया। ओ रोशी जान, आपके सरप्राइज के लिए इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन आप इंतजार करें, मैं आधे घंटे में आपके पास आऊंगा। शामिर शाह कहता अपनी गाड़ी की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज कर गया था।
اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی جب اس کی گاڑی سائڈ سے نکلتے ہوئے ٹریک سے بری طرح سے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا کہ ایک دھماکے کے ساتھ شامر کی گاڑی سامنے بنے ہوئے درخت سے جا لگی تھی۔ میر یہ آواز کیسی تھی؟ مہروش جو فون کان کو لگائے بیٹھی تھی دھماکے کی آواز سنتی وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ دل یکدم سے تیز ہوا تھا، تیز دھڑکا تھا۔ میر آپ بول کیوں نہیں رہے؟ یہ کیسی آواز تھی؟ دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی تھی کہ مہروش کو اپنی دھڑکنوں کی آواز واضح محسوس ہو رہی تھی۔ یکدم سے اسے گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ میر شاہ کیا ہوا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ زیادتی انداز میں چیخی تھی، آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے گالوں پر بہے تھے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، ہاتھ پاؤں کپکپانے لگے تھے۔ وہ بری طرح سے گھبراتے ہوئے سے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اسے دوبارہ سے فون ملانے لگی تھی۔ جب اچانک سے اس کے روم کا دروازہ کھولا تو دھنک روم میں داخل ہوئی تھی۔ مہروش، وہ شاہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ مہروش کے ہاتھ سے فون چھوٹتے فرش پر جا گرا تھا، پلکیں اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا، کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ جلدی چلیں، ہمیں ریش لالا کے ساتھ جانا ہے۔ ڈریسنگ روم سے اس کی چادر نکالتے وہ مہروش کے ساکت وجود پر چادر اوڑھی اس کے برف کے مانند ٹھنڈے پڑتے ہاتھ سے کو اپنے ہاتھ کی گرفت سے ملی جلدی سے باہر نکلی تھی، جبکہ مہروش پتھر کی بورتی بنی ساکت آنکھوں کے ساتھ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے جب کہ اس کا وجود ساکت تھا۔ نہیں شامر شاہ، اس بار نہیں۔ اپنی اس بیوی کے لیے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے سویری سے نکالا تھا اپنی نام نہاد بیوی کے لیے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تم مرو گی اور علمان شاہ تمہیں خود مارے گا۔ آنکھوں میں شعلوں کی لپک لیے ہاتھ میں الکوہل کا گلاس پکڑے وہ سامنے لگی ہوئی بڑی تھی LED میں چلتے مناظر کو دیکھتے الکوہل کا گھونٹ بھلک میں اتارتے خباثت سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ سامنے ہی بڑی سی LED میں شامر شاہ کی گاڑی کا لائیو منظر چل رہا تھا۔ جہاں اس کی گاڑی درخت سے جا ٹکرائی تھی وہیں پر علمان شاہ کا زوردار کہکا گونجا تھا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا سالے نے، علمان شاہ پر اب بھگتو اپنے انجام کو۔ وہی گلاس بڑی سی LED پر مارتے منہ مکاری سے کہتا کہکا لگاتے اپنے بیڈ کی جانب بڑھتے اوندھے منہ اس پر گرا تھا، اور گرتے ساتھ ہی کچھ الکوہل کا اثر تھا کہ وہ فوراً سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے ہاسپٹل کے سامنے آ کر رکی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا تیز تیز قدم اٹھاتا ہاسپٹل کے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ آنکھوں میں حد درجہ سرخی چھائی ہوئی تھی، ہاتھوں اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی، ماتھے پر انگنت بل ڈالے لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیے اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا کوریڈور سے ہوتا وہ آگے کی جانب بڑھ رہا تھا، جب سامنے ہی سے رافع محراب شاہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے نظر آئے تھے، جبکہ محراب شاہ کے پاس عنایا بھی تھی جس کے رونے کی آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ ہریش انہیں دیکھتا تیر کی تیزی سے ان کی جانب بڑھا تو عنایا کو محراب شاہ کے ہاتھوں سے لیتے اپنے گلے سے لگاتے خونخوار نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ شاہ کدھر ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ضبط سے جبڑے بھینگتے وہ سرد انداز میں بولا تھا، آواز کو قدرے نیچی رکھا تھا۔ وجہ عنایا شامر شاہ کا اس کے پاس موجود ہونا تھا جو سسکی بھرتے اس کے گلے لگی ہوئی تھی، اور ہریش آنکھوں میں سرد بن لیے ان دونوں کو گھورتے ہوئے عنایا کی پیٹھ تھپتھپا رہا تھا۔ لالا، وہ رافع نے ہریش شاہ کے غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھتے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ کیا وہ؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے شاہ کو؟ ہریش شاہ اسے اپنی بات ادھوری چھوڑتے دیکھ ضبط سے مٹھیاں بھینجتے دبے دبے لہجے میں بولا تھا، بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر دے، جبکہ محراب شاہ اور رافع شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے تھوک نکلا تھا۔ لالا جان کا محراب شاہ نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ خشک لبوں پر زبان پھیرتے کچھ کہنا چاہا تھا۔ چھوٹے شاہ میں کچھ بکواس نہیں سننا چاہتا۔ شاہ کدھر ہو؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہریش شاہ نے خون جھلکاتی آنکھوں کے ساتھ سرد انداز میں کہا تھا کہ رافع نے فوراً سے سامنے کی جانب اشارہ کیا تھا کہ ہریش شاہ ان دونوں کو اسے سے گھورتا عنایا کو لیے اس روم کی جانب بڑھا تھا۔ شاہ روم میں داخل ہوا تو سامنے وہ چہرے پر چٹانوں سے سختی سے جائے بیڈ پر لیٹر ڈاکٹرز کو ان کا کام کرنے دے رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر اس پر جھکے اس کے ماتھے اور بازو پر موجود چوٹوں پر بینڈیج کر رہے تھے کہ عقب سے آتی آواز پر شامر شاہ نے بے ساختہ دروازے کی سمت دیکھا تھا اور ہریش شاہ کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں عنایا کو دیکھتے وہ لب بھینچتا رہ گیا تھا جس کا رو رو کا برا حال ہوا پڑا تھا۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گالوں پر بہے جا رہے تھے کہ شامر شاہ کا دل مٹھی میں ڈر آیا تھا۔ بابا! سامنے شامر شاہ کو دیکھتے آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے نچلا ہونٹ باہر نکالے اپنے دونوں ہاتھ وا کرتی بولی تھی کہ شامر شاہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تھا جب ہریش اس کی جانب بڑھتے ہوئے عنایا کو اسے پکڑا گیا تھا، جسے پکڑتے ہی شامر نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ بابا! وہ شامر کے چہرے پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی کہ شامر جھکتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ بابا کی جان، بابا کی زندگی، اس کی نم آنکھوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے اسے محسوس کرتے ہوئے بولا تھا۔ عنایا نے اس کی گردن کے گرد بازو ڈالے تھے۔ یہ سب کیا تھا شاہ؟ تو ٹھیک ہے، تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟
वो परेशानी से उससे तफ्तार करते हुए बोला था। माथे की रगें अभी भी उभरी हुई थी, जबकि चेहरे पर हैरानगी भरे तासुरात थे। मैं ठीक हूँ, तुम्हें जो मैंने कहा था तुमने किया। शर्ट लेस माथे और दाएं बाजू पर बैंडेज किया अनाया को कंधे से लगाए वो से थपकता संजीदगी से सर दबाव में बोला था। परेश शाह ने हाँ में सर हिलाया था। हाँ, तुम्हारे कहने पर मैं महरोज भाभी को हवेली से यहाँ फार्म हाउस पर छोड़ आया हूँ, लेकिन अब तुम बताओ कि ये सब क्या था, क्यों किया तुमने ये सब। हरीश शाह के कहने पर शामिर शाह ने सख्ती से लब भींचे थे। जिस दिन उसने ताबिश को किडनैप किया था उसी दिन अलमान के बारे में पता चल गया था कि इसके पीछे अलमान का हाथ है। ताबिश को भी उसी ने वर्गलाया था, जबकि खुद वो मंजर आम से गायब था, और तब से ही वो शामिर शाह पर खुफिया तौर पर उसका पता लगवा रहा था। और आज जब वो केस जीतता था तब उसे मदर की कॉल आई थी, जिसमें उसने अरमान शाह की लोकेशन के साथ साथ ये भी बताया था कि अरमान शाह आपका एक्सीडेंट करवाने वाला है, जिससे सुनते शामिर शाह के माथे पर अनगिनत शक्लें दर आई थी। पूरे वजूद में इश्ताल बरपा हुआ था कि हाथों की मुट्ठियां भींगते उसने अपने गुस्से को जब्त किया था, और फिर उसे उसकी लोकेशन ट्रेस करने का कहते हुए खुद अपनी गाड़ी में जा बैठा। तो गाड़ी में बैठते उसने गैस जीतने की खुशखबरी सबसे पहले महरोज को दी थी, जिस पर वो भी उसे कोई सरप्राइज देने का कह रही थी, जब अचानक से उसकी गाड़ी एक साइड से आते हुए ट्रक ने हिट की थी कि गाड़ी का शीशा टूटते हुए इसके कंधे और बाजू को बुरी तरह से जख्मी कर गया था कि हाथ से खून छूटते इसके पाँव में जा गिरा था, और महरोज की आवाज आना बंद हो गई थी। उसने बर वक्त खुद को बचाने के लिए ब्रेक लगाई थी, लेकिन गाड़ी फिर भी सामने दरख्त से जा टकराई थी, जिस पर शामिर का सर स्टीयरिंग पर जा लगा था कि मेहराब और आफिद जिसकी गाड़ी शामिर की गाड़ी के पीछे ही थी, सामने शामिर की गाड़ी देखते उनकी आंखें हैरत से फटी थी, दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थी। सामने ही उनके लाला की गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया था कि मेहराब शाह और आफिद शाह का दिल मुट्ठी में आया था। लाला जान तड़पते हुए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो शामिर की गाड़ी की जाने बढ़े थे। जब शामिर खुद ही अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता खून से लथपथ माथे और बाजू कंधे के साथ बाहर निकला था। लाला जान, मेहराब की आंखों में नमी दर आई थी, जबकि अनाया जो उनके साथ ही मौजूद थी अपने बाबा को देखती वो मोटे मोटे आंसू आंखों में दर लाई थी, जबकि मेहराब शाह और आफिद शाह अपने लाला को सुरखंगारा होती आंखों के साथ देख रहे थे। आंसू जब्त करने के चक्कर में उनकी आंखें लहू झलकाने लगी थी। छोटे शाह हरीश को फोन मिला और उसे कहो वो महरोज को वहां से लेकर फार्म हाउस पहुंचे, जबकि उसके पीछे ने पर सिर्फ इतना बताया कि शाह का एक्सीडेंट हुआ है। यकीनन वो उसे अपने एक्सीडेंट का नहीं बताता अगर वो इस वक्त सुन न लेती तो, लेकिन अब बताना जरूरी था और उसे वहां से फार्म हाउस लाना भी जरूरी था कि अरमान शाह कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। शामिर शाह ने दर्द जब्त करते सुर पड़ते लड़खड़ाते लहजे में कहा था और अनाया की जानिब देखा था, जो आंखों में आंसू लिए माथे पर बल डाले हैरानगी से शामिर शाह की जानिब देख रही थी। कुछ देर के लिए मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना, उसके चेहरे की जानिब देखकर कहते हुए बोला था कि मेहराब शाह जो कपकपाते हाथों के साथ हरीश को फोन मिला रहा था, तड़पते हुए हरीश शाह की जानिब देखा था, जिसका चेहरा दर्द और जब्त करने की वजह से सुर्ख अंगारा हो रहा था। राफे, लाला जान को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चले, हरीश शाह को बताते हुए शामिर शाह को लिए वहां से हॉस्पिटल की जानिब बढ़ गए थे। मैं सलमान शाह को खुद अपने हाथों से खत्म करूंगा। हरीश शाह जुबले भींगते दबे दबे लहजे में घुराया था जब पास पड़ा हुआ शामिर शाह का फोन बजा था कि शामिर ने हाथ बढ़ाते से पकड़ा था। साइन लोकेशन ट्रेस हो गई है और मैं उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। मजहर दूसरी जानब से फोन उठाते फौरन से बोला था, ओके तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। तक संजीदा बात में कहता वो फौरन से अपनी जगह से उठता। अनाया हरीश को पकड़ाते अपनी शर्ट पहनी थी। अनाया को यहाँ से ले जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। पिस्टल पैंट की बेल्ट में होल्ड करता हुआ संजीदगी से बोला था, शाह मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। हरीश ने अपने लफ्जों पर जोर देते कहा था। शामिर ने सख्त नजरों से देखा था, लेकिन वो जानता था हरीश ने अपनी बात कह दी थी, अब वो उसकी एक भी नहीं सुनने वाला था, इसलिए बिना कुछ कहे वो बाहर की जाने बढ़ गया था। जब हरीश अभी अनाया को पकड़े ही उसके पीछे ही निकला था और आफिर मेहराब को अनाया फार्म हाउस ले जाने का कहते वो बाहर की जाने बढ़ गए थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।